सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर 11 तक लाइन बाय लाइन देख लिया है। अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले आप लाइन टू लाइन जाओ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आपको केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन चाहिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी कि कुछ ही दिनों में वो भी स्टार्ट कर लूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रेथ टू लिव, बट वाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। अब हम सबको पता है, हम ऑक्सीजन क्या, अभी हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन करते हैं और CO2 आउट। ये इससे ऑपोजिट किस में होता है, तो प्लांट्स में। पर ये ब्रेथिंग यानी रेस्पिरेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इस चैप्टर में वो समझने वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रेथ। अब सबको पता है, हमने बचपन से पढ़ा है, अपने बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हम सबको पता है क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबको पता होगा कि हाँ, अगर प्लांट्स का बात आए तो हमने प्लांट्स में 8th 9th में डिटेल में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में हमसे ऑपोजिट होता है, हम सब ने पढ़ा है, तो ऑफकोर्स यस प्लांट डू ब्रीथ, ओके। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। अब चलो, अब आप ऐसा समझना मत कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब रिलेटेड कैसे होगा मैं आपको ये 2 पैरा के बाद में बताऊंगी, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। अब सबको पता है सारी जो होती है एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, अब हमने सिर्फ खाना खाया, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टमक को नीड है फूड की, पूरी ऑल ओवर बॉडी को है, ठीक है। तो वो एनर्जी कैसे ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, अब हार्ट पंप कर रहा है तो ब्लड हर ऑर्गन के पास जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट, अब देखो हम चल फिर रहे हैं, इन सब के लिए भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। रिप्रोडक्शन के भी लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इवन ब्रीथिंग के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से, वेयर डज ऑल द एनर्जी कम फ्रॉम। सो हम सबको पता है हम एनर्जी कहाँ से लाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उससे, ठीक है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हम सबको पता है हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, हम खाना खाते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए। हमको पता है हम 2 दिन नहीं खाना खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे, हमारे में एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, तो फूड से आती है, क्लियर। बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड। अब ये सोचने वाली बात है, हम खाते हैं और डायरेक्ट वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं। तो फूड से एनर्जी कन्वर्ट होने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज, एनर्जी कन्वर्ट हो भी गई तो यूटिलाइज कैसे होगी, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमको ये सारी बातें क्लियर करनी है। डू ऑल फूड्स गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे फूड जो हम खाते हैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे हमको, नहीं। आपने सुना होगा एनर्जी ड्रिंक्स, तो वो कैसे हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, तो क्या वैसे ही दूसरा कुछ खाएंगे हम या पियेंगे तो हमको सेम एनर्जी देंगे वो, नहीं। सारे फूड की अपनी अपनी अलग अलग अमाउंट की एनर्जी होती है, क्लियर। डू प्लांट्स ईट, क्या हमने देखा है प्लांट्स को ईट, वो खाते हैं क्या खाना, तो वो कैसे एनर्जी बनाते हैं, सोचो। अब अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सबको क्लियर होगा कि वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। अपनी एनर्जी के लिए क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, समझ गए कहाँ से होंगे, फोटोसिंथेसिस से। अपना फूड वो कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, क्लियर। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट फूड। अब चलो प्लांट्स का तो अब सबको क्लियर है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से अपना फूड बनाएंगे, वहाँ से एनर्जी, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपके लिए क्वेश्चन हो गया, अब इस पर आप सोचो थोड़ा सा, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में तो आने ही वाला है नो डाउट, पर आप इस पर सोचो, क्या वो खाना खाते तो वो अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं। You may wonder at several questions raised above. They may seems to be very disconnected. अब आप बोलेंगे हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो फूड और एनर्जी ये सब कहाँ से आया, ऑफकोर्स सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ये सब कहाँ से आया, हम रेस्पिरेशन तो सिर्फ
O2 और CO2 से रिलेटेड होना चाहिए, बट नहीं. ओके, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. अब ब्रीथिंग का प्रोसेस एनर्जी से रिलेटेड है कि एनर्जी फूड में से कैसे निकलेगी. ठीक है, फूड में से एनर्जी कैसे रिलीज होगी वो और ब्रीथिंग कनेक्टेड है. समझना है हमको, अभी हम समझेंगे इसके बाद वाले पैराग्राफ. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. अब जो भी एनर्जी हमको मिलती है वो कहाँ से आती है, तो फूड से आती है. ठीक है, फूड को हम और क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स. जैसे समझो ग्लूकोज है, स्टार्च का फॉर्म है. ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पे ग्लूकोज. क्लियर. ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इसके ब्रेकडाउन से, इसके ऑक्सीडेशन से. क्या मिलेगा हमको, H2O. आप बैलेंस कर लेना, CO2 एंड और क्या होगा, इसके साथ रिलीज होगी एनर्जी. अब आप बोलोगे इसके साथ एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है. ठीक है, अब हम देखें, जैसे ये 6 कार्बन का ग्लूकोज है. ठीक है, क्लियर. ये क्या है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है. अब जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे ये बॉन्ड. तो इन बॉन्ड में से क्या रिलीज होगी, एनर्जी. ऐसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी. बट ये जितना मैंने दिखाया उतना सिंपल प्रोसेस नहीं है. आगे जाके हमको पूरी इसकी प्रोसेस पढ़नी है कि कैसे वो धीरे 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 ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो वो जो अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स. By the process of photosynthesis, they trap light energy and convert into chemical energy. क्या करते हैं, हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं. कैसे, तो सनलाइट से लेते. ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देते केमिकल एनर्जी में, यानी फूड में कन्वर्ट कर देते. तो कौन से फॉर्म में थे, दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. We must remember that in green plants too, not all cells, tissue and organs photosynthesis. अब हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स में भी क्या सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस करते, नहीं. ठीक है, कौन करता है, तो जिसके पास सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है. ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर. ठीक है, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करते, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. सिंपल, इतना सबको पता है. हैंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन. अब ऐसा तो नहीं है जो नॉन ग्रीन पार्ट है उनको फूड नहीं चाहिए, उनको भी तो फूड चाहिए. ठीक है, Hence, food has to be translocated to all the non-green plants. तो हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसलोकेट करते हैं. ट्रांसलोकेट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेट. लोकेट, लोकेशन. ठीक है, लोकेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन. क्लियर. एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक. अब हम सबको पता है एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉफिक. उसका मतलब क्या हुआ, हम प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. ऑफ कोर्स हम अपना फूड खुद नहीं बनाते जैसे प्लांट्स बनाते. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. ऑफ कोर्स एनिमल्स यानी हम भी इंक्लूड है उनमें. ठीक है, अगर डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है तो उसको हम बोलते हर्बीवोरस. सबको पता है, हमने ये सब तो लोअर क्लास में पढ़ लिया है. और इनडायरेक्टली जो नॉनवेज खाते हैं या एनिमल्स जो जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, वो क्या खाते हैं, सिर्फ लोअर एनिमल्स को खाएंगे. तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस. क्लियर. Saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. Saprophytes का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड यानी डेड मटेरियल पे डिपेंड है. ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है जो उस पर डिपेंड है. क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट. कौन है, फंगाई. क्लियर. What is important to recognize is that ultimately all food that is required for life process come from the photosynthesis. Of course हमको सब पता है कि फूड कहाँ से आता है, पूरा कहाँ से आएगा, तो फोटोसिंथेसिस से आएगा. क्लियर.
सारे यानी सब कुछ उस पर डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस पे सब कुछ डिपेंड है। हम सारे एनिमल्स भी किस पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो हमको ह्यूमन बीइंग्स को खाना मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, ना वेज मिलेगा ना नॉन वेज मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। दिस चैप्टर डील्स विद द सेल्युलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद द सेल। अब हम बात करेंगे सिंपल सिर्फ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन की। CO2 आउट हो रहा है, O2 इन हो रहा है जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, और इससे ऑपोजिट प्लांट्स में। हम सिर्फ वो सिंपल बात नहीं करने वाले, हम सेल्युलर लेवल पे बात करने वाले हैं कि सेल्युलर लेवल पे क्या होता है, ठीक है, वो समझने वाले हैं हम इस चैप्टर में। कैसे वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, कैसे फूड मटेरियल में से एनर्जी बनती है, कौन से फॉर्म में बनती है। हमने लास्ट चैप्टर में तो देख लिया है, ATP के फॉर्म में होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। हमने देख लिया था लास्ट चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। वेयर इज द ब्रोक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो उसमें से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, ग्लूकोज, स्टार्च, वो सब वाले कार्बोहाइड्रेट्स, वो टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ब्रेक डाउन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर। The breaking of C-C bonds of complex compounds through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration। अभी मैंने बताया था जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ठीक है, हमने ये देखा 6 कार्बन का है, उसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इस बॉन्ड से जो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर। इसके यहाँ पे रेस्पिरेशन डिफरेंट है, समझो, ठीक है, बुक से समझ के आप तब ये डेफिनेशन आपको हाईलाइट करके रखनी है आपकी NCERT में, ठीक है। द ब्रेकिंग ऑफ C-C बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हम ग्लूकोज का क्या कराएंगे, 6 कार्बन जो था उसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर। लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और जो इस प्रोसेस में कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। यूजुअली हमने देखा वो क्या होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लूकोज क्या है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। यूजुअली हमने देखा ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो यूजुअली हमेशा कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी आती है। बट प्रोटीन्स, फैट्स, इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ये सब में से भी हमको एनर्जी मिल सकती है। एट द एंड ऑफ चैप्टर 2 चार्ट्स दिए होंगे पूरा कि इन सब में से प्रोटीन, फैट्स, इन सब में से एनर्जी कैसे निकलेगी, तो हम वो भी देखने वाले। क्लियर। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी contained in respiratory substrate is not released free into the cell, ठीक है, हमने देखा। अब ऐसा नहीं है कि एनर्जी ले ले मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा और सारी एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, तो ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे रिलीज होगी एनर्जी, तुरंत एक ही साथ सारी एनर्जी फूड में से नहीं रिलीज होती। क्लियर, समझ गए इतना। During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in the single step। एक सिंपल सिंगल स्टेप से जैसे मैं दिखा रही हूँ कि ग्लूकोज में से ऐसे ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है, अभी तो पूरा इसका मतलब वो एंड स्टेप तक एनर्जी रिलीज होने तक वो ग्लूकोज कैसे स्लो स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होगा वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। क्लियर। इट इज़ रिलीज इन द सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन होगा फिर एनर्जी रिलीज होगी। कंट्रोल बाय एंजाइम, वो पूरा रिएक्शन किससे कंट्रोल होता है, एंजाइम से। एंड इट इज़ ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सबको पता है एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है, ATP।
Hence, it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not used directly. जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, हम डायरेक्टली वो एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी से ATP बनाएंगे, ठीक है, विच इज़ ब्रोकन डाउन वेन एवर नीड्स टू बी यूटिलाइज। जब एनर्जी हमको चाहिए ना, तब ATP आके वहाँ पे एनर्जी दे देगा। तो जैसे हम हमारे पास कैसे घर पे पैसे रख लेते, अब हम कमा के डायरेक्ट यूज़ नहीं कर देते ना, हम घर पे रख देते, जब हमको ज़रूरत होगी तब हम यूज़ करेंगे। क्लियर? ऐसे ही होता है ATP हमारे बॉडी में, हमने खा लिया, ATP बना लिया, बट हम तुरंत उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको जब नीड होगी बॉडी को तब यूज़ करेंगे। क्लियर? हैंस ATP एक्ट एज द एनर्जी करेंसी, ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी है, वो पैसे है, ATP को पैसों के जैसे देखो, ठीक है, हम जैसे रख लेते हैं तो हमारी बॉडी ATP को रख लेती है, जब नीड होगा हम तब यूज़ कर लेंगे। क्लियर? दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन ATP इज़ यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है, जब एनर्जी चाहिए होगा तब ये जो ATP हमने रखा हुआ है ट्रैप करके, तब हम उसको यूज़ कर देंगे। And the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of the other molecules। ये पूरा अब अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। Do plants breathe? अब चलिए क्वेश्चन है ये, तो अब आपको सिंपल इसका आंसर, अभी हमने इतना रीड कर लिया था, आपको पता होना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स यस। क्लियर? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, बट यस, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन। अभी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि O2 वो आउट करते हैं और CO2 इन करते हैं, तो क्या ये ऐसा कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको भी क्या चाहिए होता है, O2 चाहिए होता है। यस, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर, और वो भी CO2 को आउट करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हैंस प्लांट्स हैव सिस्टम इन प्लेस दैट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ O2। जैसे हमको ह्यूमन बींग्स को बाहर से चाहिए होता है O2, हमारी बॉडी में इतना ऑक्सीजन नहीं होता, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में ऑलरेडी जब फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग भी ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, इसलिए उनको बाहर से नहीं चाहिए होता है। बाकी उनको ऑक्सीजन तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, वो उनकी प्लांट बॉडी खुद बना लेती है, ठीक है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस सिस्टम। जैसे हमारे पास लंग्स है, क्या प्लांट के पास ऐसा है कुछ? नहीं, तो कोई भी उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, पर उनके पास क्या है रेस्पिरेशन के लिए? स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। स्टोमेटा तो सबको पता होगा लास्ट चैप्टर के बाद में। क्लियर? There are several reasons why plants can get along without respiratory organs। अब आपसे सोचने वाली बात है, क्यों प्लांट को भगवान ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं दिए? तो कोई रीज़न होगा ऑफकोर्स, तो हम रीजंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि है ना सिर्फ लंग्स ब्रीथ करते हैं ह्यूमन में, तो उनमें भी ऐसा होगा, नहीं, सारे पार्ट्स हैं ना प्लांट के, खुद अपना अपना गैस एक्सचेंज करते, खुद अपने अपना रेस्पिरेशन करते, किसी पे डिपेंड नहीं होता। देयर इज़ वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वन पार्ट टू अनदर, वहाँ पे बहुत लिटल अमाउंट में सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। और जैसे ह्यूमन बींग्स में हम कैसे पूरा ऑक्सीजन पूरे बॉडी को ब्लड के थ्रू पहुँचाते हैं, उनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने अपना जैसे हमारी किडनी थोड़ी ना रेस्पिरेशन करती है, उसको तो O2 चाहिए ना, ब्लड के थ्रू O2 उसको जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन तो हर पार्ट को चाहिए बॉडी के, सिर्फ लंग्स रेस्पिरेशन कर रहा है, लंग्स सबका काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सेकंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस सेक्शन। अब प्लांट्स को इतना नीड भी नहीं है, ठीक है, इतना रेस्पिरेशन का नीड भी नहीं है। क्लियर? रूट स्टेम्स लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल डू। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, रूट स्टेम हमसे कम क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, सारे एनिमल्स से कम क्यों? बिकॉज हमारे पास बहुत हमको एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है, यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, हम जाते हैं। प्लांट्स को कोई काम है क्या? नहीं, वो एक ही जगह पे होते हैं। क्लियर? ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस large volumes of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its need।
ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही बहुत सारा गैस एक्सचेंज होता है। क्लियर? वेल, cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells. अब मैंने क्या बोला था, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो भी उनको O2 की कमी कभी नहीं आती। ठीक है, सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल, O2 उनके सेल के अंदर ही रिलीज होता है, इसलिए उनको कभी O2 की कमी नहीं आती। अब थर्ड द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इट्स नॉट दैट ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पार्ट्स कैसे होते हैं, आजू बाजू में ही लोकेटेड होते हैं। अगर हमको ट्रांसपोर्ट भी करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ईच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। क्लियर है इतना? ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क बट वॉट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। अब देखो, आप बोलोगे कि हाँ चलो लीव्स तो एक्सपोज बाहर ये एकदम बाहर ऊपर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लीव्स होते हैं, तो रूट्स के लिए, स्टेम्स के लिए ये सब बातें ट्रू है क्या? उनको इजीली रेस्पिरेशन हो जाता है क्या? अभी हम देखेंगे उनके लिए क्या सिस्टम बना हुआ है। इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर्स इनसाइड द एंड बीनीथ द बार्क। अब स्टैम्प में क्या होगा, जैसे ये मैंने सबको स्टैम्प बना के दिखा दी। ठीक है, ये स्टैम्प है, स्टैम्प में क्या होगा, स्टैम्प में जो बाहर ये बार्क है, ठीक है, हम बार्क को बोलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, वो कोई काम नहीं करते। इनके अंदर ही क्या होंगे, लेंटिकल्स होंगे। ठीक है, के अंदर ही लेंटिकल्स होंगे, उनकी ओपनिंग ऐसे बाहर होती है। ठीक है, ऐसे मैंने बनाई ना, वो ओपनिंग ऐसे बाहर होती है, तो वो ऐसे अपनी नीड पूरी करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, बताया मैंने आपको दिखा के। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेट प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने देखा है ना, वो सारे जो सेल्स थे वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेड होते हैं वो तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेड मटेरियल कुछ कर पाएगा क्या? नो। Thus, most cells of plant have at least one part of their surface in contact with air. Of course, ये respiration के लिए उनको contact रखना पड़ेगा किसके साथ? एयर के साथ। तो हमने देखा कि स्टैम्प में नहीं होता, तो क्या होता है, ऊपर तो बार्क होगा, वुडी बार्क होगा, तो उनके ऐसे लेंटिकल ऐसे बाहर ओपन होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट में एयर के साथ रहने के लिए। This also facilitated by loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots. अब इनमें क्या होता है, parenchyma ऐसे cells ऐसे लूजली अरेंज होंगे। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेस होती है, तो वो इजीली बाहर कांटेक्ट पे आ सके। ठीक है, द कंप्लीट कंबक्शन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट। ये हमने देखा, अभी मैंने ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो फूड में से एनर्जी कैसे बनी, अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? If this energy is to be useful to the cell, it should be utilized it to the synthesize other molecules that cell requires. ठीक है, अब ये एनर्जी हमको कहाँ यूज़ करनी है वो तो नीड पे डिपेंड है। ठीक है, द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेस इज टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कैटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, कोई लार्जर मॉलिक्यूल सिंपल में ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे ये ग्लूकोज सिंपल में ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। कोई सिंपल लार्जर में कंबाइन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। क्लियर है सबको इतना? द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन द वन स्टेप। अब हमको डायरेक्ट इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो ये एक स्टेप में ऐसे सिंपल से ही एनर्जी हमको नहीं मिल जाएंगी, बट इन सेवरल स्टेप्स एनेबलिंग सम स्टेप्स टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच एज द एनर्जी रिलीज। अब हमको पूरा इसका लॉन्ग प्रोसेस से जाना होता है, ये लास्ट स्टेप एनर्जी तक पहुंचने, ये तो लास्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इनके बीच में बहुत कुछ होगा। ठीक है, हमको इस चैप्टर में वही तो जानना है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। सबको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, वाटर, और उसमें लास्ट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? द कंबक्शन रिक्वायर्स रिएक्शन रिक्वायर्स
ऑक्सीजन, ठीक है, हमको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, सारे सेल्स को ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब हम पढ़ने वाले इम्पॉर्टेंट, जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा, बहुत सारे हमने ऐसे वायरस देखे, बैक्टीरिया देखा कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते, वो सोचने वाली बात है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने वाले, ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब कौन सी प्रोसेस होगी, जब ऑक्सीजन होगा तब कौन सी प्रोसेस होगी, फर्मेंटेशन, ये सब अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।